गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आ जाएंगे रोहित जी, कल के लिए मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, माफी चाहती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, है ना। तो आज अभी 1:30 बजे से लगाई हमने क्लास, बाकी 1 से 3 होगी कल की आप लोगों की क्लास। ठीक है, 1 to 3 हुआ करेगी, तो आप इसके लिए परेशान ना रहें। और माइक ऑन है, अरे वाह, आज डायरेक्ट है माइक ना, तो इसलिए ऑन है। थोड़ा सा साउंड मैं लो करूंगी, तो अगर कोई परेशानी होगी तो आप बता देना। ओके, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, इतना तो नेचुरली आपको आ जाएगी आवाज। नहीं आती है देन प्लीज लेट मी नो, आप बता देना मुझे। ओके। और रही बात आपकी कि आज जायसी में हेडिंग डाल दीजिए, जायसी की प्रेम संकल्पना। एक्चुअली जायसी, कबीर, तुलसी सभी ने प्रेम पर रचनाएं लिखी हैं, है ना। अगर आप सूरदास की बात करें तो सूरदास ने भी प्रेम को दिखाया। अगर आप तुलसीदास जी की बात करें, उन्होंने भी सीता, राम, इन सब के लिए उन्होंने भी प्रेम को दर्शाया है। और यदि आप बात करेंगे यहाँ पर, यदि आप बात करेंगे हमारे प्रिय जायसी की, तो इन्होंने तो पद्मावत के माध्यम से प्रेम का एक नया ही बिल्कुल एक तरीके से आप कहेंगे कि निस्वार्थ प्रेम, है ना। इन्होंने 2-3 जनों के प्रेम को दिखाया, जैसे इन्होंने रत्नसेन जी के प्रेम को भी दिखाया है, इन्होंने पद्मावती के प्रेम को भी दिखाया है, और तीसरा जिसका इन्होंने काफी बड़ी उसमें वर्णन किया, उसमें है इनकी जो रानी थी रत्नसेन जी की, नागमती जी, नागमती जी के भी प्रेम को दर्शाया है। और 2-3 चीजें आज आप करेंगे। अच्छा, मनोरमा जी मुझसे नाराज है, कोई बात नहीं, आपकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी मनोरमा जी, आपका हक बनता है, आप सभी नाराज हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक तो मैं जूम नहीं ले पाई थी, वहां पर नेटवर्क काफी लो था, मुझे फोन तक में मैं मैसेज नहीं कर पाई थी, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, बहुत कम फोकस, बिल्कुल बिल्कुल मनोरमा जी, आपकी बात से सहमत हूँ, बट उसमें मेरा अपना कोई भी स्वार्थ, या मैं जानबूझ के वैसा नहीं की मैं, है ना। अब आपको आगे इस महीने में कम से कम कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि आपकी चीजें टाइमली चले, ठीक है। कई बार स्वास्थ्य के कारण या मेरे एग्जाम वगैरह के कारण ये चीजें हो पाई। फोकस ये किया जाएगा कि ना क्लासेस आपकी मिस हो और ना ही कम ड्यूरेशन की हो। ओके। हाँ ठीक है मनोरमा जी, मैं आपके कंसर्न को समझ रही हूँ, आपके क्वेश्चन से पहले ही मैंने आपको आंसर भी दे दिया, अगर आपने देखा हो तो ध्यान से। मेरे पास तो मैसेज बाद में पहुंचते हैं, ठीक है। तो खैर, क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए और आपकी भावनाओं को समझते हुए। ओके, चलिए खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि नागमती जी जो है, नागमती जी के विरह को भी इन्होंने बहुत अच्छे से फोकस करा है, ठीक है। अभी तो पढ़ लीजिए, है ना, बाद में आप जो मर्जी आप बोलिए, आपका अधिकार बनता है, आप कोई बात नहीं। लाइट टूट गई हमारी, अब पता नहीं, देखो इसमें 2-3 चीजें करनी है आपको। एक तो जायसी का प्रेम तत्व आज की क्लास में। दूसरी चीज करनी है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो जायसी का जो प्रेम इन्होंने दिखाया है, क्योंकि इनके ऊपर अभारतीय होने का, इनके अभारतीय होने का, अभारतीय होने का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। ये किसने दिया है आपको इन्फॉर्मेशन मनोरमा जी, थोड़ा सा बताएंगे मुझे। जायसी का प्रेम भारतीय है या अभारतीय, भारतीय है या अभारतीय, इसका। और तीसरा आ जाता है आपका, तीसरा आ जाता है नागमती, यहाँ से पूछे जाते हैं तीनों में से, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ये तीनों की तीनों चीजों पर आपको काम करना है। अभिषेक जी, आज ना डायरेक्ट माइक है, ठीक है, डायरेक्ट माइक है, थोड़ा सा लो साउंड कर रही हूँ।
तो मैनेज करें, बाकी चीजें लिखवाई जाएंगी, कोशिश करूंगी तेजी से बोल सकूं, ठीक है, तेजी से बोल सकूं। लिखिए इसमें आप मुझे जायसी का प्रेम तत्व, जायसी का प्रेम तत्व सबसे पहले हेडिंग डालिए, उसमें लिखना शुरू करिए। लिखिए इसमें। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। लिखिए इसमें, फटाफट से आगे लिखिए कि पद्मावत में वर्णित, पद्मावत में वर्णित प्रेम तत्व, पद्मावत में वर्णित प्रेम तत्व। इट्स ओके मनोरमा, नो नीड टू से सॉरी बच्चे, आपको सॉरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं भी तो आप लोग को डांट देती हूँ, आप भी अपनी बात को रखेंगे ना क्लास में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो, ठीक है, तो कोई कोई इशू की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अभी लिखिए प्लीज, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लिखेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी और चीजों को आगे। पता है आपको दिल्ली में 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो सर्दी लगनी लाजमी थी, है ना, तो फीवर हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, है ना, अपने हाथ में नहीं होती ना कुछ सारी चीजें। आज भी हिम्मत तो नहीं थी उतनी, बट फिर भी वही हो जाता है ना, फिर 2-3 दिन का फिर ऑफ हो जाता है, गैप हो जाता है। चलिए पद्मावत में वर्णित प्रेम, पद्मावत में वर्णित प्रेम इस काव्य का केंद्रीय तत्व है। माने यहाँ पर सेंटर फोकस किया गया है, वो प्रेम पे किया गया है, केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय तत्व है। जायसी ने जायसी ने जायसी ने प्रेम को, या जायसी ने प्रेम की अभिव्यक्ति को, जायसी ने प्रेम की अभिव्यक्ति को सूफी काव्यधारा, जायसी ने प्रेम की अभिव्यक्ति को सूफी काव्यधारा से लिया है जिसमें, सूफी काव्यधारा से लिया है जिसमें जिसमें भगवान और भक्त में, जिसमें भगवान और भक्त में स्वामी और दास का संबंध नहीं है, जिसमें भगवान और भक्त में, जब हमारे यहाँ पे कैसे होता था, सूफी के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, तुम मालिक हम कौन है, हम तुम्हारे सेवक हैं, यही कहते हैं हमारी उसमें विचारधारा में। तो यहाँ पर वैसा संबंध नहीं है, स्वामी और दास का संबंध नहीं है, स्वामी और दास का संबंध नहीं है, बल्कि 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 प्रेम के संबंध को स्वीकारते हुए, बल्कि प्रेम के संबंध को स्वीकारते हुए प्रेम को के संबंध को स्वीकारते हुए रचना रचना करते हैं। यहाँ पर लिखे कि जायसी का मानना है, जायसी का मानना है कि ईश्वर का बुद्धि से संबंध नहीं है, अर्थात ये ऐसा तर्क या बुद्धि के या किसी इंद्रिय के कारण नहीं मिलते हैं। ईश्वर का बुद्धि से संबंध नहीं है, बल्कि बुद्धि से संबंध नहीं है, बल्कि इनका संबंध, माने भगवान और जो दास है या जो भक्त है, बल्कि इनका संबंध, बल्कि इनका संबंध बल्कि इनका संबंध हृदय से शुरू होता है
इनका संबंध हृदय से शुरू होता है तथा रूह तक पहुंच जाता है, रूह तक पहुंच जाता है। तो इनका जो प्रेम है वो रूहानी प्रेम, रूह को प्रेम होता है। सूफीज्म में वही होता है, रूह से प्यार होता है। ठीक है, हृदय से प्रारंभ होकर या हृदय से शुरू होकर रूह तक पहुंच जाता है। रूह तक पहुंच जाता है। लिखेंगे आगे। पद्मावत में जायसी के प्रेम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पद्मावत में जायसी के प्रेम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पद्मावत में जायसी के प्रेम की, हाँ, प्रेम के चरण दिखाए, बिल्कुल मुस्कान। इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स दिखाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि ये चीज आप रिलेट करिएगा कि पद्मावत में भी प्रेम है जायसी का। ठीक है, ये समझ रहे हैं, जायसी का प्रेम, सूर का प्रेम, तुलसी का प्रेम, तुलसीदास का प्रेम। ठीक है, इन सब के प्रेम डिफरेंट समझ रहे हैं। जिस प्रकार से राम की संकल्पना अलग अलग है, उसी प्रकार से इनकी प्रेम की संकल्पना भी अलग अलग है। इन सभी की जो प्रेम को स्थापित करने की जो एक कॉन्सेप्ट है वो अलग है। किसी को दैहिक प्रेम हो रहा है, किसी को आत्माओं का मिलन किसी में हो रहा है, किसी को जो है आत्मिक प्रेम हो रहा है, किसी को रूहानियत से प्रेम हो रहा है, रूह से प्रेम हो रहा है, और किसी को कैसा ईश्वर से प्रेम हो रहा है। समझ रहे? तो सबके प्रेम की जो संकल्पनाएं हैं वो अलग अलग है। हम जब जिसको पढ़ रहे हैं हमें बिल्कुल उसके जैसा सोच लेंगे। तो पद्मावत में जायसी के प्रेम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता के तौर पर लिखेंगे आप, नंबर 1 विशेषता के तौर पर लिखेंगे, ठीक है, फटाफट से, कि प्रेम को मूल्य के रूप में, यानी मूल्य यानी वैल्यू, समझ रहे हैं, मूल्य। अब आपके लिए मूल्य क्या होता है, माने वैल्यू क्या होती है आपके लिए? आपके लिए वैल्यू होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे जीवन में मेरे कुछ वैल्यूज हैं, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कुछ मूल्य हैं। मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे किसी ऐसी परिस्थिति को छोड़ करके मुझे अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना, परंतु ऐसी परिस्थिति डिफरेंट हो सकती है। अब वो मैं डिसाइड करूंगी कि कैसी परिस्थिति। मान लिया मैं ये कह रही हूं कि मैं अगर अनटिल अनलेस सामने वाले किसी का जीवन हार्म ना हो, उसके अलावे मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा, ये मेरे जीवन का मूल्य है, या मैंने ऐसा कहा आपको कि मैं कुछ परिस्थितियों को छोड़कर चोरी नहीं कर सकती। ठीक है, अब वो कुछ परिस्थिति क्या, आप भी मान लिया वैसे ही कह रहे हैं कि आप भी कुछ परिस्थितियों को छोड़कर चोरी नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो ऐसी परिस्थिति क्या है? तो मैंने कहा कि सामने यदि किसी की जान जा रही हो भूख के मारे, तो मैं कहीं से खाना चुराना बेहतर समझूंगी, क्योंकि सामने वाले की जान जा रही है। तो मैं वहां पर चोरी करना अपना कोई ऐसा गुनाह नहीं समझूंगी, मैं चोरी कर लूंगी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए मेरा मूल्य है कि मैं अनटिल अनलेस, जब तक कोई मर ना रहा हो, किसी की जान ना जा रही हो, ठीक है, तो मेरा ऐसा आइडियलिज्म मेरा ये कहता है कि मैं उस समय पर अपने आइडियलिज्म को, मेरा उस समय पे यही आइडियलिज्म है कि मुझे उसकी जान बचानी है। अब आप कहें कि नहीं मुझे ना मेकअप करना था, तो मेरा आइडियलिज्म या मेरे मूल्य ये कहते हैं, मेरा आदर्श ऐसे मैंने स्थापित कर रखा है कि मुझे मेकअप करना था और मेरे पास में मेकअप किट नहीं थी, तो मैंने किसी और की चुरा करके मुझे सुंदर दिखना, मेरा मूल्य ये कहता है। तो मूल्य ऐसा नहीं, मूल्य क्या होता है? मूल्य यदि आप कहें तो मूल्य स्वीकृत होते हैं, ऐसे कुछ आदर्श, ऐसे कुछ आइडल जो एक बड़े समाज के हिस्से के लिए स्वीकृत होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। यदि उनको मान लिया कि किसी के लिए भी ये मूल्य नहीं होगा ना झूठ बोलना, किसी के लिए भी हिंसा करना, किसी के लिए भी चोरी चकारी करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सब किसी के भी मूल्य नहीं होंगे ना।
बिकॉज दीज वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल। किसके द्वारा? एक बड़े सोसाइटी का जो एक बड़ा कोर ग्रुप है उसके द्वारा नहीं वो की जा रही है, स्वीकृत की जा रही है। यानी कि देखो, तरुण ने एक बड़ी अच्छे से डेफिनेशन लिखी। अब ये आप बताओगे गूगल किया क्या? मैं अभी पढ़ के बता देती हूँ। मूल्य किसी भी समाज के आदर्श होते हैं जो उससे संबंधित व्यक्ति विशेष को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके कुछ अन्य भी अर्थ होते हैं, जैसे मूल्य को कीमत के आधार पर देखा गूगल, जहां जिसको अधिक कीमत। तरुण बताना अच्छे से, खुद टाइप की, वैसे आपकी टाइपिंग स्पीड इट्स सो नाइस। अब आप बताओगे। हाँ, जो जिसने भी आंसर करा एक ही क्रक्स निकल करके आता है कि ये कुछ ऐसे आदर्श होते हैं, है ना, जो हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मुझे अपने मूल्यों पर क्या रहना है? खरे उतर के रहना है और मुझे उन्हीं तक स्थापित रहना है। ठीक है, समझ आई बात? ओके। स्वयं सेवी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है तरुण। इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, बढ़िया। तो ये क्या है? इनका जो प्रेम है जायसी का, वो इनका मूल्य है। ठीक है, वो इनकी वैल्यू है। तो पहला लिखेंगे, पहला कि जायसी का प्रेम, जायसी के प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना। ठीक है, या प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, मूल्य के रूप में स्थापना क्या है? प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। लिखिए इसमें, प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। लिखिए, जायसी का प्रेम, जायसी का प्रेम जायसी का प्रेम एक सामाजिक मूल्य है, एक सामाजिक मूल्य है जायसी का प्रेम एक सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है। ठीक है, मध्यकाल में पहली बार, मध्य काल में पहली बार जायसी ने ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट ना होकर, ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट ना होकर मानवीय प्रेम के प्रति, मानवीय यानी ह्यूमन बीइंग के प्रेम के प्रति इन्होंने अपनी इच्छाएं जताई कि यदि हम मानव से, जरूरी नहीं कि मेल और फीमेल का प्रेम, मानव का मानव से प्रेम। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसे एक सोशल या सामाजिक वैल्यू बताया। और इसे सामाजिक वैल्यू बताते हुए इन्होंने कहा कि जो वैकुंठी प्रेम है, यानी कि जो वैकुंठ में बैठे हैं ईश्वर, उनसे प्रेम तो ठीक है, वो तो प्रेम है ही, पर जिनको हम यहाँ देख रहे हैं उनके प्रति हमारा भाईचारा, उनके प्रति हमारा न्याय, उनके प्रति हमारी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको यदि हम रख करके चलेंगे तो वह प्रेम की असली अवधारणा होगी। ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट ना होकर, ईश्वरीय प्रेम को भी इन्होंने मना नहीं करी, पर उससे ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने कहा ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट ना होकर मानवीय प्रेम, मानवीय प्रेम समझते हो? मानव का मानव से प्रेम। ठीक है, मानवीय प्रेम की अवधारणा, मानवीय प्रेम की अवधारणा को मानवीय प्रेम की अवधारणा को ही वैकुंठी प्रेम, यानी जो वैकुंठ के में बैठे ईश्वर, या वैकुंठ समझते हो ना, वैकुंठ धाम, वैकुंठी प्रेम बताया, वैकुंठी प्रेम बताया। इनका मानना है, यानी जायसी का मानना है कि, जायसी का मानना है कि मनुष्य को जगत में रहकर, मनुष्य को जगत में रहकर
न केवल इस प्रकार प्रेम करना चाहिए, न केवल इस प्रकार प्रेम करना चाहिए कि जिससे, न केवल इस प्रकार प्रेम करना चाहिए कि जिससे वैकुंठ में बैठे ईश्वर, जिससे न केवल का मतलब समझते हो, नॉट ओनली, यानी न केवल ईश्वर से ही प्रेम करते रहे, उसको ही वैकुंठ में बैठे बैठे सब करते रहे, न केवल वैकुंठ में बैठे, न केवल वैकुंठ में बैठे ईश्वर की तलाश, वैकुंठ में बैठे ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, बल्कि बल्कि प्रेम ऐसा हो, बल्कि प्रेम ऐसा हो जिससे जिससे मनुष्य, जिससे मनुष्य ही वैकुंठी बन जाए, जिससे मनुष्य ही वैकुंठी बन जाए, ऐसा प्रेम जैसी की संकल्पना। यानी कि ये कतई नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप उस ईश्वर की प्रेम मत करो उस ईश्वर से, परंतु इनका कहना ऐसा है कि यदि आप उस ईश्वर से प्रेम करोगे, ये किसमें, ये तपस्सुक वाले प्रेम में अपनी जो धारणा है उसको गढ़, सूफीज्म में है, सूफी संत है ये। अगर आप वैकुंठ में रहने वाले ईश्वर को मान्यता देते हैं तो वो कौन है, वो ईश्वर है, और आप जो इस जगत में रह रहे हैं आप भक्त हैं, तो इस ईश्वर को संज्ञा दी जाती है स्वामी की, स्वामी, और इस भक्त को दास। तो ये स्वामी और दास वाले संबंध को संबंध नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि इस ईश्वर में और जो नीचे पृथ्वी लोक में लोग हैं वो सब में एक प्रेम का संबंध है, और वही एक में और वही सबसे ऊंचा संबंध है। ईश्वर और इनके बीच में जो एक गैप है ना, दास और जो ईश्वर स्वामी वाला, उस गैप को खत्म करके हम प्रेम से ही उसको स्थापित कर दें, और हम इतना प्रेम भर दे अपने चारों तरफ, हम इस मनुष्य को ही वैकुंठी बना दें। यानी कि जिस प्रकार से हम उस ईश्वर से जुड़े होते हैं जो वैकुंठ में बैठे हैं, वैसे ही हम इससे भी यहाँ पर जुड़ जाए। ठीक है, तो मनुष्य का मनुष्य से प्रेम को जायसी जो है अपनी रचनाओं में बताते हैं, और यह दैहिक भी है, आत्मिक भी है, यह हर प्रकार का प्रेम है। ऐसा ही नहीं खाली कि जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शरीर से ही लोगों को प्यार है, प्रेम है। दूसरा हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, दूसरा, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरे हेडिंग के यहाँ पर डालेंगे कि इन्होंने जो एक संचित होता है या जिसको इकट्ठा किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उस प्रेम को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पर लिखें कि जायसी अर्जित प्रेम को महत्व देते हैं, जायसी अर्जित प्रेम को महत्व देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लिखे इसमें, जायसी अर्जित प्रेम को महत्व देते हैं। लिखे कि जायसी के पद्मावत में, जायसी के पद्मावत में जायसी की पद्मावत में अर्जित प्रेम का बड़ा महत्व है। यहाँ तक की चीजें लिख ली, समझ आ गई बातें? हाँ जी, है कोई बालक यहाँ क्लास में कि सब कुछ क्या कर रहे हो बताओ? जायसी के प्रेम में अर्जित प्रेम का महत्व है। इनके अनुसार प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है। मैं वहां पे पता करके बता दूंगी मुस्कान, मेरे को नहीं पता है ना, मैं पता करके। प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है। मदन सर ने तो कंप्लीट कर दी होगी ना मुस्कान, एनवायरमेंट की क्लास खत्म नहीं हुई अभी आपकी? बताना, मुझे मेल करना कितने क्लासेस बचे हैं, क्या है। ओके, लेट मी नो। जी
प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है। इनका प्रेम भी कबीर के प्रेम की भांति, इनका प्रेम भी कबीर के प्रेम की भांति है, जिसमें 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 इस मार्ग पर चलते हुए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम के मार्ग पर चलते हुए आंसू तथा दुखों की, आंसू तथा दुखों की पगडंडियां बनाकर अपने दुर्गम मार्ग से चलकर सफर तय करना पड़ता है। भाई जो क्लासेस बाकी हैं आपकी मदन सर के साथ में, अभी मेरे को मेल कर देना एक बार, उस मेल का आई विल रिवर्ट यू वेरी सून, ठीक है, कि क्या है उसमें, कितना क्या क्लास, आप मेरे को प्रॉपरली बताओगे रिटन में, तो वही मैं आपको बता पाऊंगी ना। आई फॉरवर्ड टू द मेल टू HR, ओके, तो वहां से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी आई शेयर विद यू। लिखो इसको, दुर्गम मार्ग है, इस दुर्गम दुखी मार्ग पर चलते हुए देन, तो यहाँ पर पहले प्रेम को अर्जित करना, मतलब पाना पड़ता है प्रेम को, और उस प्रेम को पाने के लिए, जैसे कि यहाँ प्रेम है, उस प्रेम को पाने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है उस पर चलने के लिए। प्रेम का मतलब यही थोड़ा होता है कि जाकर के पहले किसी को प्रपोज कर दिया, हो गया प्रेम, हो गया किसी से अट्रैक्शन, 2 दिन बात करके हो गया प्रेम। प्रेम माने ये नहीं है। प्रेम करना जितना आसान है उससे ज्यादा है निभाना। और जायसी के यहाँ पर जो प्रेम है, पद्मावती का, राजा रतनसेन का, नागमती का, या किसी का भी, उस प्रेम को पाने के लिए, उसको प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर तप करने पड़ रहे हैं, युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं, साल साल भर तपस्या करनी पड़ रही है, ठीक है। तो प्रेम का मतलब यहाँ पर है अर्जन, यानी जायसी के यहाँ पर प्रेम रातों रात या अचानक से होने वाला कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर यह प्रेम कैसा है, दुर्गम मार्ग से आपको लेकर के चलेगा, और उस दुर्गम मार्ग पर कठिनाइयां हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इनकी, वो है इनकी पत्नी नागमती जी, तो मैडम नागमती को कई वर्षों तक विरह में झुलसना पड़ा है, अपने पति की वियोग में झुलसना पड़ा है, और जबकि यह पता है कि वह सामने वाला कहीं दूसरी स्त्री की तलाश में गया है, समझ रहे हैं। साल भर वो औरत तड़पी है, और पद्मावती भी तड़पी है जब रत्नसेन को ले गए बंदी बनाकर, और रत्नसेन भी तड़पा है जब हो गया मूर्छित बार बार, समझ रहे। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रेम है वो विरह है। और इसमें भी अभी हम बात करेंगे भारतीय की अभारतीय, क्योंकि भारतीय प्रेम में स्त्रियों को विरह की वेदना सहनी पड़ती है, यहाँ पर रत्नसेन ने भी सही, तो इसलिए आरोप लगता है। तो आरोप बेबुनियादी नहीं है, उसको भी समझेंगे। यहाँ पर चीजें क्लियर होगी, प्रेम माने ये नहीं है कि कुछ भी, ओके। चलो आगे लिखो, ये लिख लिया पूरा, थर्ड हेडिंग लिखेंगे इसमें, लिखे प्रेम जीवन को, प्रेम तीसरा हेडिंग, प्रेम जीवन की ऊर्जा है। जायसी का जो प्रेम है, ऊर्जा का क्या मतलब होता है, एनर्जी,
जिससे कि आप अपने काम धंधे कर पाते हो, वही होता है। तो यदि आपके जीवन से ऊर्जा को खत्म कर दिया जाए किसी भी प्रकार की, है ना, आपके अंदर एक ऊर्जा हो, जैसे आज मेरे अंदर कतई ऊर्जा नहीं, तो मैं बैठ बैठ के मुश्किल से ही कर रही हूँ, मेरा पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं, पर मतलब अब ये हो सकता है दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को एक्सक्यूज लगता हो, पर किसको अच्छा लगता है ना, आप बताओ, नहीं अच्छा लगता। तो क्या मेरे अलग अपने रीजन है। तो यहाँ इनके जायसी के यहाँ पर जिनके जीवन में जो है ऊर्जा नहीं होती, वो क्या है, बेचारा काम नहीं कर पाता, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जायसी का जो प्रेम है वो व्यक्तियों के जीवन में ऊर्जा देता है, ठीक है। ओके, मेरी लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ इश्यूज आपके लिए गलत टाइम पे मैंने पॉइंट बोला, राइट। चलो लिखो इसे, प्रेम, जायसी के प्रेम, लिखे, जायसी का प्रेम जीवन में ऊर्जा देता है। लिखे कि तीसरा है क्या, जायसी का प्रेम जीवन में ऊर्जा देता है। लिखे इसमें कि जायसी के जायसी के प्रेम की, जायसी के प्रेम की मनुष्य जीवन में अति महत्ता है। जायसी, जायसी के प्रेम की मनुष्य जीवन में अति महत्ता है। इनके अनुसार, इनके अनुसार यदि यदि मौत के नजदीक पहुंचे व्यक्ति, मौत के नजदीक पहुंचे व्यक्ति को, यदि मौत के नजदीक पहुंचे व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो वह जीवंत हो उठता है, तो वह जीवंत हो उठता है। मौत के नजदीक पहुंचे यदि किसी व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो वह जीवंत हो उठता है, तो वह जीवंत हो उठता है। बिल्कुल मुस्कान। जब राजा रत्न सेन को, जब राजा रत्न सेन को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जब राजा रत्न सेन को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो वह मन से बहुत परेशान थे, तो वह मन से बहुत परेशान थे। परंतु जैसे ही हीरामन तोता, जैसे ही हीरामन तोता उन्हें ये संदेश, उन्हें पद्मावती का संदेश देता है, जैसे ही हीरामन तोता उन्हें पद्मावती का संदेश देता है, तो वह मृत्यु के प्रति, तो वह मृत्यु के प्रति डर को मन से भगा देता है। मृत्यु के प्रति जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है तो उसके मन में एक अजीब सा डर व्याप्त हो जाता है ना। तो वो डर रत्नसेन के भी मन में था कि अब मैं चला जाऊंगा, मेरी इतनी प्यारी प्यारी रानियों से, मेरे राजपाट से, मेरे उस वैभव से, मेरी उस कीर्ति से मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, मैं संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस
डर को वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। भगत सिंह सूली पर चढ़ते हुए गाना क्यों गा रहे? क्योंकि उनके अंदर कोई डर नहीं था, उनके अंदर कोई खौफ नहीं था। और जब ये और वो किसके प्रति प्रेम था? वो प्रेम था मातृभूमि के प्रति, वो प्रेम था, वो गौरव था। वो उनको तो पता भी नहीं था कि बाद में हम उनको बैठ के चैप्टर में पढ़ेंगे, इतिहास में उनका नाम दोहराया जाएगा कि मात्र 23 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने वो कर दिखाया कि जीवन का मोल क्या होता है। ये उस व्यक्ति ने शहीद होकर के दिखाया कि जीवन की सार्थकता क्या है। जीवन आप क्यों आए हैं पैदा होके? कभी सोचते हो कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा नाम ले कोई, आने वाली 1-2 पीढ़ी तो कम से कम हमें भूले ना। तो ये हमारी सबका ही एक उद्देश्य होता है। आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ताकि किसी भी तरीके से आपका नाम लिया जाए कि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था या अमीर व्यक्ति था, अपने माँ बाप के लिए उसने ये किया, अपने बहन भाइयों के लिए ये किया, गांव के लिए सड़क बिछवा दी, स्कूल बनवा दिया, किसी को 2-4 बच्चों को जो एजुकेशन दिलवा दिया। सभी इसलिए कि हमारे जाने के बाद भी, जाना सबको है, हमारे जाने के बाद, क्योंकि व्यक्ति का जो भी असली उसका जो वो अर्जित करके गया वो मृत्यु के बाद ही पता चलता है ना। ऐसा था वैसा था। जब आप जाएंगे किसी की, जब कहीं पर किसी की डेथ होती है तो उसने एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या करा वो वहां पे पता चलता है। लोग बातें बना रहे होते हैं, लोगों का काम है भाई बातें बनाना। अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, अरे बढ़िया है, धरती से बोझ खत्म हुआ। तो ये जो अर्जित है, जो अर्जन है, वो क्या है? वो व्यक्ति के कर्मों का होता है जो उसने किए, है ना। और भलाई अच्छाई, हो सकता है कुछ समय के लिए परेशान हो, परंतु कभी भी हारती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना, सत्य में वो जयते, यानी कि सत्य की सदैव जीत होती। सत्य परेशान हो सकता है, परेशान कुछ समय के लिए। मान लिया हमने कहीं पर हम बहुत सच बोलते हैं, सच्चे का साथ देते हैं, तो हो सकता है हमें प्रमोशंस ना मिले, नहीं आती भाई चाटुकारिता करनी किसी व्यक्ति हो सकता है कि लोग उस तरीके से ना देखें, परंतु हमें तो पता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वो हमें पता होना चाहिए बस। दैट्स व्हाट। हम दूसरे की नजरों में अभी जीते हुए क्या है उसको रिलेवेंस समझ आ जाएगा कुछ समय बाद, आज नहीं आ रहा तो समझ रहे। तो ये चीजें हैं। जैसे ही हीरामन तोता उन्हें पद्मावती का संदेश देता है तो अपनी मृत्यु के प्रति डर को भगा देते हैं। बिल्कुल, ये लिख लो भाई जिसका छोटा है। तो वहां पर डर को भगा देते हैं। और क्या संदेश देता है? हीरामन कहता है कि पद्मावती ने कहा है जिए तो एक साथ, मरे तो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तुम इस चीज के प्रति बिल्कुल सुरक्षित रहो, यहाँ नहीं मिले तो ऊपर जाकर के जरूर मिलेंगे, एक आशा बंधी रहती है लोगों के मन में, है ना। तो यहाँ पर क्या कहती हैं पद्मावती महारानी जी? पद्मावती कहती हैं कि मरे तो मरो, जियो एक साथ, ठीक है। हमें सारे काम एक साथ करने हैं। जैसे ही ये सेंटेंस हमारे महाराज सुनते हैं रतन सेन जी, उनका मृत्यु के प्रति जो उनके मन में डर था, जो चिंता थी, वह चली जाती। लिख लिया? तो इतने ये क्या लिखा है? मृत्यु के प्रति डर समाप्त हो जाता है या भगा देते हैं। एवं 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 ये वाक्य लिख लेना और फिर लिख लेना, रत्नसेन का मन, रत्नसेन का मन उमंग उमंग को महसूस करने लगता है। मतलब अब उन्हें कोई वो नहीं है किसी का, समझ रहे? अब उन्हें ना किसी का कुछ वो रहा कि मुझे कोई क्या कहेगा, क्या होगा, ठीक है। कोई उन्हें डर चिंता कोई विशेष कुछ नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग 4th, जायसी के प्रेम की निर्मलता। निर्मलता यानी बहुत साफ सुथरा शुद्ध है प्रेम। जायसी के प्रेम की निर्मलता लिखें 4th नंबर। जायसी के प्रेम की निर्मलता लिखें। जायसी का प्रेम निर्मल एवं स्वच्छ, जायसी का प्रेम निर्मल एवं स्वच्छ है। इनके अनुसार
निर्बल एवं स्वच्छ है। इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव, यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव है तो उसको अपने चारों तरफ, तो उसको अपने चारों तरफ, देखो कैसे होता है कि पहले देख लूंगी, भूल जाऊंगी। निर्मलता नजर आती है, निर्मलता नजर आती है। आप एक बात रियलाइज कर लो, जैसे कुछ लोग, लड़के या लड़कियां, कुछ लोग प्रेम में आते हैं, किसी के साथ में संबंध में, रिलेशन में आते हैं, और ऐसे लड़के के साथ में रिलेशन में आ जाते हैं या ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में आ जाते हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती, जो अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं करती, जो अपने माता पिता को दुत्कारती है, तो कभी मत समझो कि वो आपका अपना हो जाए। जो अपनों का नहीं हो पाया, ये बहुत समझने का एक बहुत अच्छा आधार है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे इस तरीके की चीजें। हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए वो अच्छा लगे कि मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ आया है, मेरे लिए माँ बाप को दुत्कारा, वो कल को आपको भी दुत्कारेगा या दुत्कारेगी, दोनों ही साइड से होता है, ठीक है, कोई भी। तो जो व्यक्ति वास्तव में प्रेम करता है वो चारों तरफ प्रेम ही प्रेम करता है, माँ बाप से, समाज से, हर एक अंग से समाज के, है ना। उसके मन में सभी के प्रति श्रद्धा रहती, समझ रहे। हो सकता है कुछ बालक अग्री ना करते, देखिए चारों पर जाए थे ऐसा कहना, और मैं भी कह रहा हूँ चारों तरफ निर्मलता नजर आती है। देखिए कि यदि किसी मनुष्य के मन में, यदि किसी मनुष्य के मन में, बिल्कुल सही बात है, हाँ, यदि किसी मनुष्य के मन में एक बार प्रेम का भाव जागृत हो जाए, यदि किसी मनुष्य के मन में एक बार प्रेम का भाव जागृत हो जाए तो उसे उसे विश्व की सभी वस्तुओं में, उसे विश्व की सभी वस्तुओं में प्रेम एवं सौंदर्य का दर्शन होने लगता है। उसे विश्व की सभी वस्तुओं में प्रेम एवं सौंदर्य का दर्शन होने लगता है। ये एक ऐसी अनुभूति है, ये एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति, ये एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति ईश्वर की बनाई सभी रचनाओं में, यह एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति ईश्वर की बनाई सभी रचनाओं में ईश्वरीय सौंदर्य को महसूस करने लगता है, ईश्वरीय सौंदर्य को महसूस करने लगता है। आगे लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया, आगे। लिखे आगे, नेक्स्ट। प्रेमी श्रद्धा का पात्र हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, जो भी रत्ना पद्मावती कर रही है, रत्नसेन कर रहा है, या फिर नागमती कर रही है, वो व्यक्ति को के प्रति न्योछावर हो जाने का मन, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा से झुक जाने का मन, यानी वो श्रद्धा का पात्र बन जाता है। नागमती जान रही है कि रत्नसेन किसी स्त्री की तलाश में 1 साल से वहां पर है, फिर भी नागमती रत्नसेन को क्योंकि प्रेम करती है, और इस प्रेम के मार्ग को जायसी दुर्गम बताते हैं। यह इतना सरल नहीं है, इस मार्ग पर कांटे बिछे हैं, इस मार्ग पर धूल है, इस मार्ग
यह मार्ग बहुत दुर्गम है, फिर भी रानी नागमती इस मार्ग को, इस दुर्गम मार्ग को, इस कटीले मार्ग को, इस पथरीले मार्ग को अपनी पलकों से बुहार करके रतनसेन के पास पहुंच जाना चाहती। क्या कह रहे हो मुस्कान, दोबारा पूछो। रतनसेन क्या कह रहे हैं, अपनी बीवी, माँ का तो जिक्र नहीं है बच्चे इधर, हाँ बीवी का जरूर है, और बीवी से भी प्रेम कर रहा है, बीवी से भी प्रेम कर रहा है, तभी तो दौड़े चला आता है उसको लेके दूसरी को, समझ रहे हैं। उससे भी कुछ समय के लिए, मैंने कहा ना, कुछ समय के लिए जरूर ऐसा लगने लगता है, कुछ समय के लिए जरूर व्यक्ति की बुद्धि पलट जाती है, पर प्रेम तो प्रेम है। नागमती के प्रति भी प्रेम है रत्नसेन के मन में, और पद्मावती के प्रति भी प्रेम है, सबके प्रति प्रेम है। पहले तो होता ही ऐसे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कैरेक्टर के प्रति। ठीक, तो लिखिए इसमें कि जायसी के अनुसार यदि कोई मनुष्य, जायसी के अनुसार यदि कोई मनुष्य प्रेम करता है तो वह अपने प्रेमी, तो वह अपने प्रेमी से पूर्ण श्रद्धा करने, या वह अपने प्रेमी को पूर्ण श्रद्धा का पात्र बना लेता है। यही नागमती यह जानते हुए भी, यही नागमती यह जानते हुए भी कि राजा रत्नसेन, ये जानते हुए भी कि राजा रत्नसेन किसी दूसरी महिला के प्रति आकर्षित है, राजा रत्नसेन किसी दूसरी महिला के प्रति आकर्षित है, कोमा रत्नसेन के प्रति अपने मन में व्याप्त श्रद्धा को कम नहीं करती, रत्नसेन के प्रति अपने मन में व्याप्त श्रद्धा को कम नहीं करती, एवं कम नहीं करती, एवं प्रेम के उस प्रेम के उस दुर्गम मार्ग को, प्रेम के उस दुर्गम मार्ग को अपनी पलकों से बुहारते हुए, दुर्गम मार्ग को अपनी पलकों से बुहारते हुए, बुहारना समझते ना, झाड़ू लगा, बुहारते हुए राजा रत्नसेन तक पहुंचना चाहती है, राजा रत्नसेन तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, आगे लिखिए। लिख लिया, आगे लिखिए। अगला ये कौन सा नंबर था, 5वां, छठा। देखिए इसमें छठा नंबर, जायसी के प्रेम में बलिदान की भावना, जायसी के प्रेम में बलिदान की भावना। लिखे कि यहां प्रेमी का, यहां प्रेमी का बलिदान होना एक अनिवार्य विशेषता है। यहां यानी जायसी के प्रेम में बलिदान की भावना का होना एक अनिवार्य विशेषता है, एक अनिवार्य विशेषता है। जायसी के प्रेम में
वैयक्तिक इच्छा, जायसी के प्रेम में वैयक्तिक इच्छाएं गौण हो जाती हैं, वैयक्तिक इच्छाएं गौण हो जाती हैं एवं प्रेम गाढ़ा होते जाता है, एवं प्रेम गाढ़ा होते जाता है। और इसी में अंततः बलिदान हो जाना, इसी में अंततः बलिदान हो जाना प्रेम के गाढ़ेपन को अभिव्यक्त करता है, प्रेम के गाढ़ेपन को अभिव्यक्त करता है। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जायसी की पद्मावत में प्रेम की भावना भारतीय है या अभारतीय। लिखिए इसको कि हिंदी साहित्य में जायसी की पद्मावत हिंदी साहित्य में जायसी की पद्मावत में व्याप्त प्रेम की संकल्पना पर भारतीय या अभारतीय होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लिख लिया क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की प्रेम संकल्पना आचार्य क्या कह रहे नेहा? नींद आ रही है भाई, आज और सो लो, ठीक है? नेहा सो के बिल्कुल 1 बजे तैयार रहना, उठ के, है ना? लिखो, आज डालने की कतई हिम्मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी का प्रेम कई विशेषताओं में
भारतीय प्रेम की परंपरा से अलग है। जायसी का प्रेम कई विशेषताओं में भारतीय प्रेम की परंपरा से विभिन्न है या अलग है या डिफरेंट। देखिए, पहला, भारतीय प्रेम पद्धति में भारतीय प्रेम की परंपरा में प्रेम लोक जीवन से संलग्न होता है। हमारे यहाँ पे प्रेम कैसे होता है? पब्लिक में भी उस चीज का अटैचमेंट होता है, समझ रहे हैं? फारसी में ऐसा नहीं, फारसी में एकांतिक होता है। लोक जीवन से भाई कहाँ विक्रम, मेरी 3 क्लासेस और हैं, कहाँ रेस्ट करूंगी मैं? अगर आपके लिए तो बाकी स्टोरी भले 1-1 घंटे के लिए है तो 1.5-2 घंटे वाली मूवी 1-1 घंटे के लिए, पर भाई अब तो लेंगे, नोएडा आए इतने दूर पढ़ाने। लिखिए, लोक जीवन से संलग्न दिखाया जाता है, जबकि फारसी प्रेम एकांतिक होता है। एक आधार हो गया। दूसरा देखेंगे, भारतीय प्रेम में विरह वेदना की स्थिति महिलाएं महिलाओं के पक्ष में आती है, यानी कि वो दुख झेलती है, महिलाएं बैठ के महिलाओं के पक्ष में आती है। जबकि फारसी प्रेम में पुरुष विरह की वेदना से झुलसते हैं। और यहाँ पर हमारे रत्न सेन झुलसे, अलाउद्दीन खिलजी झुलसे, तो इसलिए आधार है एक फारसी प्रेम में पुरुष विरह वेदना से झुलसते हैं। समझ आ गई बात? तीसरा लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, भारतीय प्रेम पद्धति में भावुकता दिखाई देती है, परंतु भावुकता के साथ ही एक व्यवहारिकता भी बनी रहती है। वहीं फारसी प्रेम की संकल्पना में अति भावुकता के साथ कल्पनाशीलता दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या है? कल्पना ही तो है, तोते बोल रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं। फारसी का हुआ प्रभाव, समझ में आया? समझ रहे? नेक्स्ट, फारसी में क्या होता है? अति भावुकता के साथ कल्पनाशीलता बनी रहती है। तो यहाँ पर कल्पनाशीलता
अति भारी मात्रा में बनी हुई है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, आगे लिखेंगे। अगला जो आधार है वो ये है, भारतीय प्रेम पद्धति में, अगला आधार भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम की शुरुआत, भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम की शुरुआत परिचय से हो, प्रेम की शुरुआत परिचय से होती है एवं फारसी प्रेम में प्रेम की शुरुआत किसी वर्णन के आधार पर, अथवा स्वप्न या सपने में दर्शन से होती है। या कोई दिख गया हो सपने में, मेरा महबूब ऐसा हो, मेरी महबूबा ऐसी हो, इधर हीरामन ने दर्शन का उसके जो है बखान कर दिया तो प्रेम हो गया। समझ रहे? तो यानी कि यहाँ पर प्रेम का आधार कैसा है? हमारे भारतीय प्रेम में क्या होगा, पहले कोई मिलेगा, फिर उससे इंट्रोडक्शन होगा, फिर 2-4 मुलाकातों के बाद प्रेम होगा। समझ रहे? और यहाँ पर प्रेम का आधार क्या है? किसी मुंह से सुन लिया किसी के बारे में। तो यहाँ पर ज्यादातर जो आधार है वो फारसी की तरफ लेके जा रहे हैं या किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? बताएं। यहाँ पर जो अधिकतर आधार है वो फारसी की तरफ ले गए, किसकी तरफ ले गए? भारतीय की तरफ ले गए, फारसी की तरफ ले गए? बताएं। चले आगे लिखे। अतः स्पष्ट है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति ये मेरे हिसाब से 5वां पॉइंट होगा ना, 5वां पॉइंट होगा ये। चलो, क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया भाई पुरुष जो है विरह में तड़पेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा? क्या करना है सर? हाँ, फोर्थ फिफ्थ था। हाँ जी, उसके बाद लिखिए कि स्पष्ट है कि पद्मावत में वर्णित जायसी का प्रेम अभारतीयता के अधिक नजदीक है, अभारतीयता के अधिक नजदीक है या फारसी के अधिक नजदीक है। हालांकि इसमें भारतीय गुणों का भी समावेशन किया गया है, इसमें भारतीय गुणों का भी समावेशन किया गया है। उपरोक्त समीक्षा के आधार पर जायसी के द्वारा वर्णित पद्मावत में पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही विरह में भी व्याकुल हैं तथा श्रद्धा के पात्र भी हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, लिख लिया हो तो बताएं एक बार, लिख लिया हो तो बताएंगे एक बार। ठीक है, बाकी इसका नागमती का विरह वर्णन और कल जायसी को खत्म कर देंगे। 1 बजे क्लास होगी, 1 से 3
1 से 3, 2:50 तक क्लास होगी, ठीक है। तो कल अपना एकदम कमर कस के आए, क्योंकि अभी थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस करनी होंगी। ओके, चलिए, तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपसे। हो गया ना सेव? हाँ। जोर तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं एक बार और हो गया था ऐसे मेरे साथ, किसी ने बात किया था कुछ। पक्का ना? हो गया ना सेव? हाँ, आप सेव किए थे ठीक उस हो टाइम किए थे ना, तो फिर सेव हो गया। हाँ, क्या करें सर, इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से हो रहा है क्लास में तो। अब हम देखेंगे, आप सेव किए थे। हाँ, मैंने सेव तो किया था। हाँ, किसमें किए थे? आ जाएगा सुबह बीच में। क्लिक कर दे, क्लिक कर दे रहे मैं। हाँ जी, ये देखो ENB में हुआ है वो, ENB में कुछ है वो, इसी में लाना पड़ेगा, ये पहले भी ऐसे है, उसमें नहीं हुआ PDF में। इसमें बुलाओ ना, अमन अमन से नहीं, आपका ये है, ये रहेगा। अब देखो, इसलिए तो मैं बोल रहे थे ना इसको काटने के लिए। क्या कर दिया? अभी नहीं करो कुछ भी, चला जाएगा तो आएगा कहाँ से? कुछ कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं हुआ है। आप तो डर गए मैं। अरे नहीं सर, कौन लिखेगा ना हाथ से बैठ के यहाँ पे। अमन चलाना। हाँ कर तो दिया सर, ये वो हो गया, देखो कॉर्नर में चला गया बड़ा कर। कोई कट कर रहे थे ना लोग कर दिया, क्या करते हैं? कैसे आया भाई बता दो एक बार और। ना ऐसा कभी हो ना तो बस ये कर देना, आपको ये डिस्प्ले में ना ये दिख रहा होगा आपको। डर गए। अरे क्या करे फिर हम, भैया हमारे में हिम्मत नहीं है यहाँ तक सही, लेकिन क्या कर सकते हैं। बोलो क्या हो गया? अपने परेशान। हाँ। कर देंगे। आगे ऊपर ऊपर है। हाँ, क्या साथ इंसान का। अच्छा,